ओके। आशीष, आरुष, देखो औरंगजेब को आपने देखा, उसके बेटे उसके सामने बैठे हुए हैं और वो बाज उड़ा रहा है। हाँ, उसके पहले हाथ पे आपने ये देखा, इस चित्र से आप क्या समझते हैं? यहाँ को उर्दू में भी रामायण को लिखा गया है। किसके राज में लिखा गया था? आगे तो बैठे सबसे। हाँ बोलो। अकबर ने करवाया, ये सारा काम किसने करवाया? अकबर ने करवाया। चलिए आगे देखिए, औरंगजेब को कहाँ दफन किया गया? और लोग बताओ। औरंगाबाद में दफन किया गया। ठीक है, ये बताइए हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? थे नहीं पिछली क्लास में तो, नहीं तो और लोग। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया दिल्ली में? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने बनवाया, उसके बेटे ने। सही है। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम था? आज तो तुम कोई आंसर नहीं दे रहे हो, बोलो। और लोग बता रहे हैं, तुम्हारा क्या हो गया? ठीक है, शाहजहां की वाइफ का क्या नाम था? मुमताज महल। ऐसे 5 बिल्डिंग्स बताओ जो शाहजहां ने बनवाई। ताजमहल, रेड फोर्ट, हाँ, सर उसका नाम ही मुमताज महल था ना? हाँ, इसीलिए उसके नाम पे ताजमहल बना। अब देखो, अब हम देखेंगे इसके बाद अहोम्स कहाँ पर थे। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक ये चित्र देखिए दुर्गावती का। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश में राज्य करती थी और इन्होंने भी मुगलों को अच्छी टक्कर दी। सो ही इज गोल्ड किंगडम सेंट्रल इंडिया में थे। तो रानी दुर्गावती इन मध्य प्रदेश, समझ में आया, सेंट्रल इंडिया, इन्होंने रूल किया। कब रूल किया? 1564। रानी दुर्गावती रूल्ड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रूल किया। इनके पास 20,000 सोल्जर्स थे और 1,000 हाथी थे। शी हैज 20,000 सोल्जर्स। ठीक है, and 10,000 elephants। ठीक है, प्रॉपर्ली नोट करो ये। शायद तो इस बार भी सेकंड बेस्ट हो गए। आगे देखिए। नाउ इसके बाद अकबर का, she fought with अकबर। ठीक है, जबकि अकबर के पास बहुत ज्यादा सेना थी, वो हार गई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेस्टीज के लिए लड़ाई की। शी fought with अकबर। यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट किंगडम देखो। महाराणा प्रताप के बारे में हमने बता दिया है कि महाराणा प्रताप, राणा कुंभा के बेटे कौन थे? ये भी 1520 की बात कर रहा हूँ, 15 नहीं। उसी के बाद जब अकबर के टाइम, एट द टाइम ऑफ अकबर, तो राजपूताना फैमिली आई। उसके पहले राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कौन सा महल बनवाया? बोलो अद्रित। कुंभलगढ़ यहाँ से 3.5 घंटे पर है। इनके पोते कौन थे? ग्रैंडसन राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा, दैट इज ए ग्रैंडसन थे ऑफ कुंभा। और उनके ग्रैंडसन कौन थे? राणा प्रताप, दैट इज ग्रैंडसन ऑफ सांगा। राणा का मतलब राजा से होता है। और इस तरीके से इनके पिता उदय सिंह थे
और बेटा इनके अमर सिंह थे। उदय सिंह के बारे में मैंने बताया था, पन्नाधार ने अपने बेटे की जान देकर के उनकी रक्षा की थी, बलवीर उनको मार के आया था। चलिए, तो ये कहाँ का राजपूत था बताइए? दिस इज मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। और साथ में जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे। राजस्थान दो हिस्सों में बटा था उस समय। राजस्थान किसमें किसमें? तो ये मेवाड़ है और ये मारवाड़। मेवाड़ में जोधपुर आता है और मारवाड़ में फिर जैसलमेर। अब राजस्थान के दो हिस्से, ठीक है। पहले दो ही राजा हुआ करते थे, दैट इज राजस्थान। अभी राजस्थान कहा जाता है, पहले राजपूताना कहा जाता है। क्या कहा जाता था? राजपूताना। राजपूताना में 100 राजा थे, वे आपस में लड़ा करते थे, सभी बहुत वीर थे। लेकिन अगर वे एक साथ हो जाते थे, एक साथ अगर हो जाते तो ना कोई बाहर की शक्ति भारत को जीत सकती थी और ना अंदरूनी शक्ति, कोई मुगल भी नहीं जीत सकते थे। लेकिन वे आपस में ही लड़ते रहते थे। हमने आपको बताया कि एक राजा ने अपनी पत्नी को युद्ध के मैदान से बोला कि हमको तुम्हारी याद आ रही, उसने सर काट के भेज दिया। बोला हाँ याद करोगे तो लड़ोगे क्या? लो सर रखो। इतनी वीर रानी। अगर आपको देखना है यहाँ की औरतों का तो 13 ताली नृत्य जाकर देखिए उदयपुर में, चाकू से वो नृत्य करते हैं पूरी बात। बहुत वीर रानी है। अब आगे देखिए, अहोम्स कहाँ के राजा थे? बोलो। अहोम्स 13th सेंचुरी, दैट इज 13th सेंचुरी का मतलब है 1200 से 1300। इन असम, असम में भील जाति थी। असम, देयर वाज किंगडम ऑफ अहोम, किंगडम ऑफ। क्या आप मुझे बताएंगे हेमंत, इस सिंबल से आप क्या समझते हैं? यहाँ क्या दिखाया गया है? करेक्ट। इसमें ये दिखाया गया है कि राजा ने, राणा प्रताप ने भीलों का साथ लिया। जब हल्दी घाटी के युद्ध में वो पराजित हो गए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप लड़ा गया था, लेकिन इसमें अकबर की जीत हुई। महाराणा प्रताप को मार नहीं पाया, उनका चेतक बहुत वीर था, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का भाला था। जब तनिक हवा की बाज उड़ी लेकर सवार उड़ जाता था और राणा की पुतली हिली नहीं, तब तक चेतक उड़ जाता था। तो ऐसा चेतक अरबी घोड़ा था, वो बहुत चालाक था। वो हिलाते थे नजर में उड़ जाता था, इतना चालाक घोड़ा था। उनको हाथ से चलाना नहीं पड़ता था चाल। अब यहाँ नहीं, अब वहाँ नहीं, और ये अरि मस्तक पर कहा नहीं, दुश्मन के सर पे चढ़ के वार करते थे, अरि मस्तक। तो इस तरीके से वो जगह न कोई जहाँ नहीं, और चेतक हर जगह रहता, इस तरीके से। तो जब देखा उसने कि उसके राणा बेहोश हो गए हैं, बेहोशी की हालत में उनके सैनिकों ने उसके घोड़े पे डाला और बोला चेतक ले जा, और राणा को बचा ले। राणा प्रताप को ले करके, इतना बड़ा नाला था यहाँ से यहाँ, उसको भी पार कर गया। लेकिन चेतक तब तक बहुत घायल हो चुका था, वो वहीं पर ही फिर हमेशा के लिए उसने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने मालिक की रक्षा की। चेतक का स्मारक आज भी आप देखेंगे तो उदयपुर में बना हुआ है। फिर वहाँ रहने वाले भील ने उनको बचाया, अरे ये तो राणा है जो मूर्छित पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद उन भीलों ने अपने सरदार के पास ले गए। भीलों ने कहा हम इनको, उदयपुर का आप महल जाकर देखो कितना बढ़िया महल बना है। फिर उन्होंने जीवन भर लड़ाई की अकबर से, और भीलों की उस स्मृति में जो मेवाड़ का चिन्ह है उसमें देखो एक तरफ भील बने भील। तो इस तरीके से भीलों के इस योगदान को मेवाड़ कभी भुला नहीं। बोलो बात समझ में आ गई पूरी? सर ये गोरिल्ला वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब छुप छुप के वार करना। ये मारते थे मुगलों की सेना को, फिर छुप जाते थे जंगलों में, और ऐसे छिपते थे कि मुगल सेना कभी पहुंच ही नहीं पाती थी पहाड़। तो ये भील जो थे इसका मामले में बहुत तेज थे। सर महाराष्ट्र, मतलब वो महाराष्ट्र में वो पहाड़ी के ऊपर से करते थे ना? पहाड़ियों के ऊपर से करते थे। अगर अभी भी उदयपुर जाते हो आप और 7 बजे के बाद आपकी कार वहाँ से आ रही होती है जोधपुर, तो आपके पास जितने पैसे वैसे हैं सब लूट लेंगे। अब दिन में वो इतना बड़ा बड़ा टोकरा भर के वो सीताफल या शरीफा होते बेचते हैं, दिन में शरीफा बेचते हैं, रात को लूट पाते। अब भील ऐसे हो रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मुगलों से टक्कर दी। मराठा के पहाड़, समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही चीज़ है।
ना इस सिंबल को आपने देख लिया, अगले पेज पे दुर्गावती के सिंबल को देखा, तो दुर्गावती ने ये देखो वो भी दिखाया गया है, इनका सिंबल है, आर्टिस्ट इंप्रेशन। अगले में देखो अहोम देख लिया, फिर इसके बाद देखिए ये क्या आपको दिखाई पड़ता है, जो अहोम थे, अहोम के बारे में उनके जनरल ने कहा है कि इनका हर बच्चा बच्चा दूत है। अकबर ने कहा हम हार तो गए, लेकिन मैं इनकी तारीफ किए बिना नहीं जाऊंगा, इन्होंने मेरे छक्के छुड़ा दिए। अहोम असम की एक ऐसी जात थी जिसको न अंग्रेज हरा पाए, न कोई बलबन, न खिलजी, कोई हरा ही नहीं पाया। इन्होंने 700 सालों तक एक छत्र असम में राज किया। सर उन्होंने सबसे पहले इंडिया में फायर आर्म यूज किया था। हाँ हाँ, फायर आर्म यूज किया था, तो सब यूज किया था। और चित्र में देखो कैसे वो नदी में चलाते हुए उनमें हर आदमी दक्ष, आप देख रहे हैं उनकी जो सीले मोहर बनी हुई है, तो पानी में भी हर बहुत आगे निकल जाते थे। प्ले कमेमोरेटिंग बैटल ऑफ सराय घाट। बोलो बैटल ऑफ सराय घाट में क्या हुआ? सराय घाट के बैटल में ये लोग जीत गए। जरा आप देखिए 1671 में सराय घाट की बैटल हुई थी, और जिसमें कौन जीता था बोलो? मिलिट्री कमांडर लक्षित बोरफुकन एंड 10,000 आदमी डिफीटेड ए मुगल फोर्स। 10,000 लोग थे, 30,000 की मुगल की सेना को हरा दिया। इन किंगडम ऑफ अहोम इन असम, असम में थे। और बोलो इन 1671 में क्या किया था? इन बैटल ऑफ, इसका बैटल, उसी का चित्र दिखाया गया है, पत्थर पर उकेरा गया, इट इज एम्बॉस्ड, उकेरा गया। बैटल ऑफ सराय घाट। अहोम डिफीटेड मुगल आर्मी, अहोम डिफीटेड मुगल आर्मी, लार्ज मुगल आर्मी को इन्होंने हरा दिया। इससे क्या पता चला? ये बहुत वीक है। इसके नीचे क्या चित्र दिखाया गया है? देखो स्टेटस डिपिक्टिंग अहोम वॉरियर्स ड्यूरिंग ए बैटल ऑफ सराय घाट। जैसा हजरत ने बताया कि इन्होंने पहले तोप का यूज किया, देखो वैसा ही चित्र दिखाया गया, इसमें तोप और फायर आर्म्स है, बिल्कुल वही चीज कही गई दिखाया गया। तोप आगे देखो राइज ऑफ सिख। अब सिख का देखिए, सिख में सबसे पहले जो उनके गुरु नानक थे ना, हिस्ट्री ऑफ सिख देखिए। सिख पहले कोई धर्म नहीं था, और इनके जो गुरु थे, द फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। फर्स्ट गुरु जिनका ननकाना में जन्म हुआ था, आज वो जगह पंजाब में है, ठीक है, लाहौर प्रांत में। गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने क्या चीज लिखी? सेकेंड लाइन पे पढ़ो, दैट इज गुरु नानक। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, जिन्होंने कहा था एक ओंकार सतनाम। ओंकार, ओंकार जानते हो क्या होता है? वन गॉड। ओंकार, एक ओंकार सतनाम, एक ही यही सच्चा नाम है जो भगवान है। तो उन्होंने ओंकार सतनाम की बात की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को तो जानते हो, बहुत सारा उन्होंने भक्ति गीत है जो हम लोग गाते हैं आज भी। इसके बाद सिखिज्म बिकॉज द स्पिरिचुअल। शुरू में तो ये स्पिरिचुअल था, और फिर बाद में धीरे धीरे इनके गुरु अर्जुन सिंह थे, उनको किसने जहांगीर ने क्या किया बताइए? इनके गुरु को गुरु अर्जुन सिंह थे, जो शायद तीसरे गुरु थे, तो उन्होंने जहांगीर के बेटे को आशीर्वाद दिया था। वो आया था आशीर्वाद लेने गुरु अर्जुन सिंह के पास, तो जहांगीर के पास खबर पड़ी कि गुरु अर्जुन सिंह ने आशीर्वाद दिया है, तो उन्होंने बोला कि अर्जुन सिंह साजिश में शामिल है मेरे खिलाफ, इनका सब करता है। जबकि वो एक गुरु ही थे, कोई आएगा तो आशीर्वाद तो देंगे कि नहीं देंगे? बहुत अन्याय किया था। हाँ, बहुत ज्यादा। सिख पे तो बहुत अन्याय किया मुगलों ने। अब इसके बाद गुरु अर्जुन सिंह जो थर्ड गुरु थे, उनका सर क्यों कटवाया? उनको ये एलिगेशन दिया कि तुमने मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, तुमने मेरे खिलाफ साजिश, जबकि उन्होंने ब्लेसिंग ही दी। तो जहांगीर बी हेडेड गुरु अर्जुन। जहांगीर ने क्या किया? बी हेडेड, सर काट दिया गुरु अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, ये सब आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, एक के बेटे दूसरे, इनमें तो ये नहीं कि और कोई उनका बेटा फिर उनका बेटा, ऐसा चलता है। फिर उसके बाद उनके कौन थे बोलो? गुरु हरगोविंद सिंह, सक्सेसर। दिस प्रॉम्प्टेड गुरु अर्जुन सिंह
टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग। तो फिर गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया, बोलो? हरगोविंद सिंह, उन्होंने बोला ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग दी और लड़ाई की, फॉट विद मुगल्स, क्योंकि पिता थे। हिज सन, ये किसके बेटे थे, बोलो? गुरु अर्जन सिंह के। फॉट विद मुगल, मुगल से लड़ाई की, फिर तभी से लड़ाई शुरू हो गई सिखों के साथ। और इसके बाद सिख का सेक्रेट टेक्स्ट कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। वो किसने कंपाइल किया? अब इसके बाद एक और कहानी आती है, दैट इज 1675 में क्या हुआ, बोलो? गुरु तेग बहादुर, seeking protection from religious persecution, decided to stand with them and कोर्ट martyrdom, arrested। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया, ठीक है। तो औरंगजेब beheaded गुरु तेग बहादुर। फिर उनके सन ने क्या किया? His son गुरु गोविंद सिंह, जो 10th गुरु थे, His son गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड खालसा फंड। जैसे मैंने बताया नहीं, कौन मरना चाहेगा, फिर कमरे में ले गए, फिर खच की आवाज आई, तो यही थे। इन्होंने कौन सा पंथ बनाया? खालसा। खालसा पंथ। और आज भी कहा जाता है वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ऐसा कहा जाता है नहीं? कभी जब आप लोग वहाँ जाओ तो सुनने में आता है कि नहीं? तो इनका नारा क्या रहता है, बताइए? वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की सर गुरु तेग है वो? गुरु तेग बहादुर, तेग। गुरु तेग बहादुर। और उन्होंने कौन सा पंथ बनाया? खालसा। का खालसा का मतलब समझते हो? और खालिस, खालिस का मतलब प्योर। एक ऐसा रास्ता जो प्योर हो और जो अत्याचार करने वालों के खिलाफ लड़े। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सब गुरु थे और जिन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट से वो किनके बीच में लड़ा? बैटल ऑफ सरायघाट अहोम्स के बीच में लड़ा गया। उनके 10,000 सैनिक थे और मुगलों के 30,000 सैनिकों को उन्हें हरा दिया। फिर उसके बाद ये दिखाया गया, उनका जो नायक था उसने यहाँ पर कमेंट लिखा, राम सिंह उनका नायक, राम सिंह का कमेंट हो, कहता मैंने ऐसी वीरता तो नहीं देखी, ये कैसे वीर हैं जिनका बच्चा बच्चा लड़ना जानता है। एवरी असमी सोल्जर is expert in rowing boats and shooting arrows, digging trenches। ये हर एक व्यक्ति जानता है ये कैसे लोग हैं, इनसे जीतना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर इनका कमांडर मतलब मुगल्स की तरफ से राम सिंह। हाँ, लोगों का कमांडर कौन था? राम सिंह लड़ने गया था लेकिन जीत नहीं पाया। समझ में आ गई बात? और नीचे ये सोल्जर्स के बारे में लिखा है, 10,000 उनके थे, 30,000 पूरा नाम पर। वहीं बैटल ऑफ सरायघाट भी लिखा है। अब देखिए, नाउ नेक्स्ट पेज पे देखिए। इसके बाद हम लोगों ने सभी का नाम देख लिया और सभी में गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़कों को भी इन्होंने मौत के घाट उतारा। ये ऐसी स्थिति। हाँ, लिस्ट ऑफ 10 गुरु ऑफ खालसा पंथ। ये देखो, ये सारे गुरुओं के नाम है। कौन कौन से गुरु हैं जरा पढ़ो। पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। फिर उसके बाद गुरु अंगद, ठीक है। इन सभी के नाम हम देखेंगे। तो पहले गुरु कौन है, बोलो? गुरु नानक। फिर दूसरे गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। और फिर और देखो, दैट इज गुरु अर्जन देव। तो हमारे इसके हिसाब से देखा जाए तो अर्जन देव या अर्जन सिंह जो नाम है 5वें गुरु हुए, चौथे 5वें हो गए। फिर गुरु और गोविंद उनके बेटे हुए, तो वो 6ठे गुरु हुए। फिर उसके बाद गुरु हरराय 7वें गुरु हुए, गुरु हरकिशन 8वें गुरु हुए। और फिर
गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने इनका सर काट दिया। जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ठीक है, उन्होंने कहा मैं बाज से सिंह को लड़वा दूंगा, अपने बाज से, बाज रखते। समझ आई बात की नहीं? तो ये बहुत वीर थे, खुद भी वीर थे, लड़ाई भी की और मुगलों से, औरंगजेब से लगातार लड़ते रहे। ये अंतिम गुरु थे, बोले अब गुरु नहीं बनेगा कोई, मेरे दोनों बेटों को मरवा दिया गया, चुनवा दिया गया है। अब आप लोग ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, इन्हीं की पूजा करते रहे। कोई बेटे ही मर गए, फिर क्या हुआ? उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती रही। क्या आप देख रहे हैं चित्र में? गुरु ग्रंथ साहब के हाथ में एक बाज लिया हुआ है और ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। सही है? अगला देखिए, बाज पालते थे। तो गुरु गोविंद सिंह का प्रसिद्ध कथन कविता क्या थी? वो सर इसमें जो पेंटिंग के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। ये किसने कहा था बोलो? चिड़ियन पे मैं बाज तोड़ाऊं, मेरे पास चिड़िया हैं और मैं चिड़ियों से बाज को तोड़वा दूंगा। ये कहते थे कि मैं चिड़ियन पे मैं बाज तोड़ाऊं, मेरे पास चिड़िया, कोई बाज लेके आ जाए तो मेरी चिड़िया उन बाजों को मार देंगे। चिड़ियन पे मैं बाज तोड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। चलिए, इन्होंने क्या चीज कही? इन्होंने कहा कक्ष, कंधा, कृपाण, केश और कड़ा, 5 चीजें पंजाबी हमेशा रखती। कौन कौन से बोलो? क्या बताया इन्होंने? कक्ष का मतलब कच्छा, लंगोट पहनेंगे। युद्ध के मैदान में लंगोट बांध के नहीं जाता, लाल लंगोट के, हम मर जाएंगे लेकिन लौटते हैं। कक्ष, कंधा, कंधा क्या होता है? केश इनके लंबे लंबे थे, तो कंधा। कृपाण का क्या मतलब होता है बोलो? तलवार। कृपाण, और फिर इसके बाद केश और कड़ा, ये 5 चीजें इनके सिंबल हैं। अब अगर देखिए, इस तरीके से हमने देखा कि केवल मुगल डायनेस्टी ही नहीं थी। कौन कौन सी चीफ डायनेस्टी थी बताइए? चीफ डायनेस्टी, तो उसमें हमने देख लिया सिख भी थे उस समय, सिख तो हमेशा ही रहे। राजपूत, राजपूत रहे, अहोम रहे, बहमनी का आपको बता रहे हैं। अहोम ये असम में थे, ये राजस्थान में थे, ये कहाँ पे थे? राजस्थान से ठीक ऊपर और पंजाब के एरिया में। अलग 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 थे। और फिर अहोम थे। फिर इसके बाद ईस्टर्न गंगा किंगडम में भी बहुत सारे राजा हुए, जैसे हमने बताया नहीं, होयसला, वो गुरु को मार, हाँ, बचाया था होयसला शिष्य ने गुरु को सिंह से, होयसला। और नरसिम्हा, जब वो उसके मंदिर की समय का जो सन कोणार्क मंदिर था ना, क्या नरसिम्हा ने मतलब जो कोणार्क मंदिर बनवाया था। हाँ, ये जीत गया था, तो जीत में उसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया है। नरसिंह, तो चेक करो सर किसने बनवाया था? नरसिंह बने, चेक करो, ये इसमें बना हुआ है। दैट इज विठल टेम्पल किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का विजयनगर एम्पायर, वो कौन सा था? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। ये देखो, अभी बता रहा हूँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने और क्यों बनवाया? पूरी को बनवाया था, उसके बेटे ने कोणार्क मंदिर बनवाया, बट कौन है यार? अभी एक मैं बता रहा हूँ, राजा नरसिंह देव ने बनवाया। अभी हम लोगों ने लिखा कि नहीं? और ये क्यों बनवाया? क्योंकि इन्होंने जीत लिया था। किसको जीत लिया था? मुगलों से जीत हासिल की, और उसके उद्देश्य में, निर्माण का उद्देश्य देखो, मंदिर सूर्य की भक्ति के लिए बनाया गया, लेकिन बुक में आपके कहा गया जीत के बाद बनवाया। ठीक है, तो नरसिंह देव ने बनवाया। अब विठल देव मंदिर भी आपने देखा ना, तो विठल देव मंदिर किसने बनवाया? आपकी बुक में है विठल देव मंदिर, देख लो, ये इमेज है विठल देव मंदिर की, ऐसा है। विठल देव किसको कहते हैं? कृष्ण को।
कृष्ण को मंदिर को विट्ठल देव कहते हैं। तो ये हम्पी में बना, जरा इसे देखो, हाँ हम्पी है। ये कैसा है? हम्पी। हम्पी में कृष्ण देव राय ही रहा करते थे, तो मेरे ख्याल से कृष्ण देव का होगा, भी देख के बताते हैं। सर विजयनगर नगर एम्पायर का वो कैपिटल। तो हम्पी ये विजयनगर का कहा था, तो विजयनगर स्टेट था। और मुझे इसमें राजा देव राय लिखा है, लेकिन ये कृष्ण देव राय ही है। तो देव राय आधा नाम है, हम्पी है कहाँ पे? है? कर्नाटक कर्नाटक में। हम्पी में आप जाएंगे तो ऐसी इमेज मिलेगी, इसको कहेंगे विट्ठल मंदिर। सही है? म्यूजिकल पिलर भी है। म्यूजिकल पिलर्स हैं वहाँ, अलग अलग Stone चाहिए। सारे गामा पा धा नी सा, ऐसे उसमें डम डम करो बजेगा, सा नी धा पा मा गा रे सा, अलग अलग आवाज आएगी। डो रे मी फा सो ले री टा, इंग्लिश में भी आवाज। सही है? अब देखो गणपति किंगडम भी एक रहे, गजपति कौन सा किंगडम? गणपति। हाँ इसमें बोलो, हिस्ट्री ऑफ सिख में जहांगीर बिहेडेड गुरु अर्जन सिंह, उनका सर काट दिया। इतनी बात तुम्हें, मुगलों के सिख गुरुओं पर अत्याचार, ये देखो मुगलों ने सिख गुरुओं पर क्या क्या अत्याचार किए। ये सर काट देते थे, कैसे करते थे? कभी सर काट दिया तो कभी क्या किया, उनको आग पे बैठा रहे, है ना, तो कभी आग बैठा दिया, कभी आंखें देखो फोड़ दी, ऐसे किया गया। तो कई तरीके से इन पर अत्याचार किए गए। इनको देखो गरम तेल में आग में उबाल, इन सब की जरूरत नहीं। आप किसी को मारना चाहते हैं, मारिए, कष्ट क्यों देना, ऐसा जरूरत है क्या? तो लेकिन मुगल ऐसा नहीं सर मुगल करते। ने सर मुगल ने मराठा को भी ऐसे ही पूरे मराठा को, अभी देखो पिक्चर कौन सी आई थी, सर वो छावा में सर उसको क्या नाम आँख निकाल लिया था। कई दिनों में मारा। आग अब निकाली इसके बाद, थी जी। अब मारने के बाद भी तड़ पाते हैं। है? अब ये सारी चीज हमने देख ली है, होश सारा का हिस्ट्री भी देख ली है। नेक्स्ट अब आते हैं कि पीपल्स लाइफ कैसी थी। जरा अगले पेज पे आओ, अगले पेज का चित्र देखो, अगले पेज का चित्र आपके में देखो। हाँ यहाँ पे कुछ 4 लोग ये बैठे हुए इसमें हैं। क्या दिखाया है? मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग अबुल फजल सीटेड ऑन करेस विद हिज दैट इज कंप्लीटेड क्रॉनिकल्स बिफोर हिम। अबुल फजल कौन था? दैट इज अबुल फजल नवरत्न थे। किसके नवरत्न थे? अकबर के। सो अबुल फजल वाज नवरत्न। अबुल फजल कौन थे बोलो? मेंबर ऑफ नवरत्न। फजल दैट इज वन ऑफ द पर्सन नवरत्न इन अकबर कोर्ट। और उन्होंने क्या लिखा है बोलो? वैसे तो अकबर के बारे में फेवर में ही लिखा होगा। उन्होंने बताया मनसबदार थे। हमने आपको बताया ना मनसबदार, मनसब का मतलब क्या होता है? रैंक। जिसके पास जितने घोड़े वो उतना बड़ा मनसबदार माना जाता था। वो घोड़े फिर अकबर की सेना के होते थे, वो लोग रखते थे। तो ये सब सिस्टम है। मैंने आपको सत्र भी बताया था। सत्र का मतलब काजी होता है, जो जस्टिस होता है, जो न्याय करता है, उसको क्या कहते हैं? सदर। सदर। दीवान कौन होता था? जो पैसे वसूलता था, टैक्स देता था, उसको दीवान कहते थे। इस प्रकार से जागीर दी जाती थी। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या दिया? सर क्या पानी दिखा? की होती मशीन। पानी ये की तो पानी मशीन की में ये मशीन रहट है। है। हाँ? सर ये ये क्या मैंने है? देख रखा है। जब ये टरबाइन घूमती है तो ये घोड़े, ये जो घड़े होते हैं, ये क्या होता है? ये पानी गिराते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रहट सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम। ये रहट सिस्टम दिखाया गया। ये देखो, रहट सिस्टम ऑफ वाटरिंग। ये देख लो, रहट सिस्टम में क्या होता है? ये ऐसे घूम घूम के पानी आता है। क्या इससे पानी गिर रहा है? डब्बों से पानी गिर रहा है? सर इसको गायों से भी चलवाते थे ना। गायों से भी चलवाते हैं। और ऐसे इसके गोल। इसके ऊपर गाना भी बना है कि सुनकर के रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो इसी रहट की आवाज के बारे में बात की है, सुनकर के रहट की आवाज। सर मनसबदारी सिस्टम में
अकबर ने स्टार्ट किया, ये औरंगजेब के समय तक चला, लेकिन ढीला पड़ता चला गया। औरंगजेब के समय में पूरी तरीके से खत्म हो गया। इट वाज ए वेरी गुड सिस्टम। सही है। अगला देखो। अच्छा, अहोम का सिस्टम तो तुमने सुना ही नहीं। अहोम का कितना अच्छा सिस्टम, पैक्स सिस्टम है। पैक्स सिस्टम में क्या था, अहोम का सिस्टम समझो। बोले तुमको जमीन दे दी जाएगी, जो बच्चा फ्रेश पैदा होगा पिता से ले ली जाएगी, तुम्हें तभी दी जाएगी जब बुलाया जाएगा सेना में काम करने के लिए, तुम आ जाओ। तो देश के सभी नागरिकों को जिसको चाहेंगे बुलाएंगे। अगर तुम नहीं आए तो जमीन दे दी जाएगी। सर और इसमें वो भी तुम चले हो गई, वो जमीन क्यों दे, हाँ चलो कहाँ चलना, लड़ोगे। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति को या तो खेती करनी है राज्य के लिए, या लड़ाई करनी है। राज्य जब चाहे, और उनके पास कोई सेना नहीं थी, हर व्यक्ति को तैयार कर दिया था। हाँ, ये जमीन तुम्हारी तभी है जब लड़ने चलो, कोई सेना नहीं, और सब आदमी। उसी लिए तो राम सिंह ने कहा इनका हर आदमी लड़ा था। सर वो किनको ले बोले लेते किंगडम थे? भी सेना है। पूरा किंगडम को सेना बना, बोले जमीन तुम्हारी है, चलो अदरक इसकी रक्षा करो, और लेकिन लड़ने नहीं जाओगे, जमीन ले लेंगे, निकाल देंगे। अदरक कहेंगे बाबू साहब कहाँ चलना, हम लड़ेंगे। ये चीज थी। ये राम सिंह ने बताया ऐसा सिस्टम। जैसे इन्होंने कौन सा सिस्टम बताया, बैच सिस्टम है, पैक, PAI के पैक सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कौन सिस्टम है, दैट इज PAI के सिस्टम। अब अगला देखो, उनके साथ बाज भी चलता था और एक कुत्ता भी। हाँ। सर डॉगी क्यों चलता था? ये क्या पता। अगला देखो, ये जो बात है विजयनगर में कॉपर के एक पात्र पर, कॉपर के एक तरीके की स्लेट पर लिख दिया जाता था, ये जागीर तुम्हारी है। वो पेपर तो था नहीं, तो जब लेन देन होता था जमीन की खरीद फरोख्त, तो कॉपर पे लिख के दिया जाता। सर मैन्युस्क्रिप्ट। कॉपर मैन्युस्क्रिप्ट तो अच्छा, ये तो पे लिखते ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, इंस्क्रिप्शन इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखो। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। चलो पहला क्वेश्चन देखो। आगे आते हैं। Compare the political strategies of Delhi Sultanate and Mughals. What similarities and difference existed between them? सर ने हमको क्वेश्चंस लिखवाए थे। है? सर ये आंसर्स भी लिखवाए। क्वेश्चंस पहले बुक के कर ले, फिर ये भी कर सर लेंगे। ये आएंगे। थोड़ा कर ले बुक के भी। चचिया है, ठीक है, इसको भी करा देंगे। रखो, अभी कराते हैं। थोड़ा बुक का कर ले पहले। बुक के नोट करो। पहला सवाल देखो। ये कवर करा देंगे आपके सारे सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए। चलो पंकज आए, ये लो अंकित से, आप फर्स्ट हैं 89.5 मार्क्स के साथ। शिवांक, अद्रित का काम समझो। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज कंपेयर करना है और सिमिलरिटी भी करनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइजेज। ओके, तो दो अलग अलग बातें कही गई, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। तो दिल्ली सल्तनत और दूसरे कौन थे? पर दिल्ली सल्तनत में 5 राजा हुए, लोधी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ये दिल्ली सल्तनत, 5 डायनेस्टी। जब दिल्ली सल्तनत है, सो इट इंक्लूड्स गुलाम वंश, दैट इज कौन सी डायनेस्टी?
स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद सैयद और लोधी। और लोधी डायनेस्टी। इनमें ये था। और पहली चीज, दूसरी चीज क्या होगी? ईच। इन्होंने क्या किया बताइए? बहुत ज्यादा हेविली, सो स्पेंड हेविली ऑन मिलिट्री फोर्स। दे स्पेंड हेविली किस पर? मिलिट्री फोर्स में। जबकि हमने अभी अकबर का बताया, उसमें मनसबदारी सिस्टम था कि उसके जो जागीरदार थे वो सब ये रखते थे, ठीक है। एंड इनमें क्या था बताइए? इनमें एक इक्ता सिस्टम था, इक्ता सिस्टम फॉर गवर्नेंस। सर एक कितना सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम का मतलब है लोगों से कर लेना, ये चेक करते हैं। दैट इज इक्ता सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। चलिए, इसमें पता चलता है कि ये एक तरीके का इक्ता सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। According to Land this book, distribution. the system was a During unique type of land Iltutmish. distribution and administrative system introduced during the reign of इक्ता। Iltutmish. और In the Ikta system, the lands of उसने the अपने Delhi क्या किया था? Sultanate were divided into They several large and small tracts followed called Ikta and assigned these victors to the Ikta Sultan's system. soldiers, देखो। officers and nobles. इक्ता सिस्टम का क्या मतलब है? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अब इसी में आपको मालूम है कुतुबुद्दीन का बेटा इल्तुतमिश था, तो शुरू से ये सिस्टम शुरू हो गया था। इसमें ये लोग करते थे सैनिकों को और उनके हवलदारों को और उनके ऊपर के जो भी बड़े अफसर थे उन सबको जमीन दे देते थे। क्या दे देते थे? दे डिस्ट्रीब्यूट लैंड। और उसमें क्या करते थे? दैट इज इक्ता सिस्टम। असाइंड देयर इक्ता टू सोल्जर्स, ऑफिसर्स, और फिर उनसे क्या करते थे? और नोबल्स को भी जमीन दे देते थे। इक्ता का मतलब क्या होता था? इन इक्ता सिस्टम इट इज ए पीस ऑफ लैंड। इक्ता को क्या कहते हैं? इक्ता, दैट इज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। और इक्ता क्या कहलाता था बोलो? इक्ता वाज पीस ऑफ लैंड, ऑफ लैंड। अब किसको दी जाती थी? गिवन टू सोल्जर, ऑफिसर्स एंड नॉबल्स, ऑफिसर्स एंड नॉबल्स। और फिर उनसे क्या लिया जाता था? जरा आगे देखो। फिर उसके बाद उनसे टैक्स लिया जाता था, आफ्टर दैट, ठीक है। और जो इक्ता होल्डर को इक्तादार कहते थे। और फिर उनसे क्या किया जाता था कि इक्तादार क्या करता था? इक्ता होल्डर को क्या कहा जाएगा? इक्ता होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार। और वो क्या करेगा? इक्तादार मेंटेन्स हॉर्सेस। वो क्या मेंटेन करेगा? हॉर्सेस। इक्तादार क्या करेगा बताइए? इट मेंटेन्स हॉर्सेस। और वो क्या करेगा? ठीक है, उसे मुक्ति भी कह सकते थे और क्या कह सकते थे? इक्तादार। इक्तादार कलेक्ट करता था रेवेन्यू फॉर ट्रूप्स एंड हॉर्सेस। इक्तादार क्या करेगा? इक्तादार, उसके पास जमीन आ गई तो वो क्या करेगा? कलेक्ट्स रेवेन्यू। वो लिखा है कि नहीं? कलेक्ट्स रेवेन्यू फॉर किसके लिए? ट्रूप्स, ट्रूप्स एंड हॉर्सेस। ट्रूप्स एंड हॉर्सेस। ये किसके समय में था? इल्तुतमिश और बाद के राजाओं के बारे में। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। तो वापस में ये देखिए अपने वापसी के सिस्टम में। तो पहली बात, इनमें इक्ता सिस्टम था और देयर वर इंटरनल रिबेल्स। इंटरनल विद्रोह बहुत हुए, रिबेलियन इन दिस पीरियड। रजिया सुल्तान को लोगों ने मार दिया था, वो भी इसी में ही थी, तो इस वंश की, ठीक है, तो इसको मार दिया था। रिबेलियन का क्या मतलब होता है? विद्रोह। अब यह देखो, जबकि
मुगल में क्या था बताइए? मुगल्स के समय में combined military strength with diplomacy, so they ruled with military strength and diplomacy. शेरा इसको मिक्स करके लिखा देते हैं अलग अलग, तो वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में नहीं आ जाएगा। सही है। दे रूल्ड विद, इन्होंने देखो हमने आपको बताया था अकबर ने कईयों की बेटी से शादी कर ली। अब बोलो वो अपने दामाद को कोई मारेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो फिर कोई रिबेलियन भी होगा क्या? और जिससे मान सिंह से कहा, मान सिंह तुम अपनी बहन को हमें दे दो, अपने लड़के को हमारे यहाँ भेज दो, उसको ऊंची पोस्ट पे बैठा ले रखेंगे। ऊंची पोस्ट पे क्या बैठा ले? उसके पीछे छुरा लेके आदमी खड़ा है। ये कोई ऊंची पोस्ट है? मान सिंह कभी अब विद्रोह करेगा? उसका बेटा मारा जाएगा। बोलो ऊंची पोस्ट पे बैठाएंगे और सिपाही से कहा खड़े रहना पीछे ले। ये डिप्लोमेसी। सही। सर अगर हर रूलर का अलग अलग होगा सर पीछे क्यों खड़ा मतलब रहते थे वो सैनिक? किसमें? पीछे सैनिक क्यों खड़े रहते थे मतलब? सैनिक नहीं खड़े रहते थे, लेकिन हर एक अगर तुम एक राजा हो, हम भी राजा हैं, और मैंने तुम्हारे घर में किसी से रिलेशन करके अपने शादी करवा ली, और फिर उसके बाद तुम्हारे कहेंगे अपने बाप दादा को या किसी को हमारे घर भेज दो, क्या तुम कभी लड़ोगे? तुम्हारी गोटी फंस गई नहीं, तुम लड़ पाओगे इस तरीके से? कभी भी नहीं। दे रूल्ड विद, किससे? दे रूल्ड विद डिप्लोमेसी along with, किसके साथ? ठीक है, रूल्ड विद डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, दोनों चीजें थी। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी। अगला देखो, और इसके अलावा क्या था? दे मेड अलायंस एंड, उन्होंने कई लोगों के साथ संधियां की। ये अलायंस कर देते थे। अलायंस में क्या होता था? संधि। ठीक है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे। और साथ में क्या करते थे बताइए? पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, कि ठीक है तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे। उसको क्या कहते हैं? सुलह कुल। हाँ बोलो। राजनीति, राजनीति क्या होती है? जैसे चाणक्य एक राजनीतिज्ञ थे, यानी डिप्लोमेट वो होते हैं कि अपना काम निकाल ले बिना लड़ाई के, उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। राजनीति, राजनीति पंचायती कहते हैं जिसका कोई फायदा ना हो। जैसे मान लो डिप्लोमेसी का क्या मतलब है कि अगर ये सोनल तुम्हारे खिलाफ कुछ वो गड़बड़ करने की सोच रही है, तुमको अरे सोनल तुम तो बहुत अच्छी हो, और ये ना इसको किसी ने कान भरे तुम्हारे खिलाफ, वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी, तो ये अब तुम्हारे खिलाफ न जाके उसके खिलाफ बंदूक मस्कीट लगाने लगे, अब तुम्हारी दोस्त हो जाए। ये डिप्लोमेसी। तुम लड़े बिना काम निकाल लो, उस चीज को क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी। जैसे 190 कंट्रीज, हमारा उनसे भी संबंध अच्छा है जो अमेरिका का दुश्मन है, और उनसे भी संबंध अच्छा है जो अमेरिका का दोस्त है। हमारा विश्व, हाँ हमारा सबके साथ, तो ये डिप्लोमेसी है। अगर कहीं भी युद्ध होता है तो हम अपने सैनिकों को बाहर निकाल, अपने लोगों को बाहर निकाल देते हैं। ये डिप्लोमेसी। लोग भारत की इज्जत कर रहे हैं क्योंकि हमने कभी किसी के खिलाफ गए ही नहीं है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? डिप्लोमेसी। तुम्हारा उसके साथ अच्छा संबंध हो जो दो लोग लड़ रहे हो, और दोनों से तुम्हारे अच्छे संबंध है, तो ये डिप्लोमेसी है। तुम दोनों के घर जाओ, चाय पी के आ जाओ, ये डिप्लोमेसी। तो इस चीज को कहते हैं दे मेड अलायंस। अलायंस बनाया, और क्या किया बोलो? एंड एडॉप्टेड, और क्या किया बोलो? एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। सुलह कुल, टॉलरेंस, इसको ये लोग क्या कहते थे? सुलह कुल। दैट इज फॉर, ये तुम्हारे बुक का ही वर्ड है। सुलह करके रखते थे, इसको क्या कहते थे? सुलह। ठीक है, हिंदू भी रहेंगे, हाँ जजिया देते रहे, रहो भाई तुम। ये टॉलरेंस, मारना काटना नहीं है, टॉलरेंस। जो कितने टॉलरेट करना। इसके अलावा क्या था? दे हैव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैसे रीजनल लीडर्स, दे हैव
एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी था। टैक्सेशन सिस्टम हमने बताया ना, दीवान था, दीवानी अदालत ऐसे होता था। टैक्स सिस्टम। तो इसका मतलब टैक्स कलेक्शन सिस्टम। और जुडिशरी सिस्टम भी बहुत अच्छा था, जैसे सदर, जिला का सदर है ना, दैट इज टैक्स कलेक्शन। और सर जो चेक करता है लो, हाँ, चेक कर लो। जुडिशरी सिस्टम, ये सारा इनके समझ में था। तो इस तरीके से मुगल और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बात बताई गई है। पूरा नहीं करना बेटा, क्योंकि समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे नंबर को कम आते यही नहीं पता चलना कहाँ दिक्कत हो रही, माइंड में कमी है कहाँ पता, तुम खुद बताओ माइंड की कमी है कि मेहनत की कमी चल रही है? मेहनत तो पूरी कर रहा ना, माइंड की कमी हो गई। माइंड, हाँ? मेरा खुद का प्रॉब्लम है। अच्छा, माइंड और मेहनत दोनों पूरे हैं। चलो, कितनी बात हो गई? हाथ कांपते हैं जैसे 80 साल के बुजुर्ग के होते हैं, एज हो जाती है, ऐसा होता है। किसी वो आप डॉक्टर को दिखाओ कि सर मेरा हाथ कांपता है कुछ भी करता हूँ। सर एग्जाम वाला मेरे को पूछते रहता है। दे दे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये मुझे पढ़ के आते हैं, भूल जाते हैं। एक मूवी दिखाई थी, उसमें 13 साल का अमिताभ बच्चन था, वो 80 साल का बुजुर्ग होता था, उसके हाथ कांपते थे। ये मूवी देखी तुमने? देखो, काम आ जाएगी, हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अजीब सा लगता है ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Why did kingdom like Vijayanagar Empire and Ahom kingdom manage to resist conquest for a long time compared to others? What geographical, military and social factors contributed to their success? इस चीज को पढ़ो। विजयनगर और अहोम जीतने में क्यों कामयाब रहे, जबकि दूसरे दुर्गावती हुए, ये सब हुए, वो सारे के सारे जल्दी चले गए। जिनकी ओपन टेरिटरी होगी, कोई घुस के आक्रमण करके ले लेगा, और जो पहाड़ों और जंगलों के बीच रहेगा कोई ले पाएगा क्या? तो क्या ऐसा कोई इनका रिलीफ पैटर्न था, यानी जंगल पहाड़ी, ये कुछ और चीज थी, कोई और फैक्टर था जिसकी वजह से ये इतने सालों राज किए? अहोम तो 700 साल राज किया। सर बहुत सारे फैक्टर, वो लिखो। दूसरा क्वेश्चन, Why did kingdoms like Vijayanagar Empire and Ahom kingdom manage to resist conquest for a long time compared to others? चलिए, इसका आंसर देखिए। देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है इट इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। ऐसा क्यों हुआ बोलो? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स थे आशीष? कौन कौन से फैक्टर्स थे? दैट इज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ टेरेन, जहाँ रहते हैं उस जमीन का अच्छा यूज करना। जैसा मैंने भील का बताया ना, भील कभी मुगल जा ही नहीं पाते थे इन जंगलों में। दैट इज कौन से फैक्टर्स थे बोलो? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, पहले लीडर की सब लोग बात माने, और दूसरा कौन सा है बोलो? एफिशिएंट यूज ऑफ टेरेन। जंगल हो तो जंगल का यूज ठीक से करो, पहाड़ हो तो पहाड़ का। भीलों ने पहाड़ का यूज किया, उन्होंने जंगल का कर डाला, नदी का कर डाला। उनकी नदी में कोई जा ही नहीं पाता वहाँ, तो है वो अपनी नाव को उल्टी कर लेते थे, और जब तोप का गोला निकल जाता था फिर सीधी कर लेते। उल्टा मतलब पेंदी ऊपर वो नीचे, गोलियां चलती थी, और जब गोलियां रुक गई फिर टक से ऊपर कर दी। पानी में डूबे रहते, जैसे यह नाव तो उलट गई, सर बोट पे शील्ड बना देते थे। शील्ड बन जाती थी। वो इस चीज को कहते हैं एफिशिएंट सिस्टम। जिस चीज भाई वो लोग वहीं के थे, ही रहने वाले थे, कभी मछली बन जाते थे कभी इंसान। एफिशिएंट यूज ऑफ टेरेन, एफिशिएंट यूज ऑफ टेरेन। टेरेन। अब तीसरा चीज क्या थी? दैट इज उनका यूनिफाइड सोशल स्ट्रक्चर था, यानी सारे के सारे लोग क्या करते थे? एक साथ मिलकर सहयोग करते थे। यूनिफाइड सोशल स्ट्रक्चर का मतलब सब कोऑपरेट करते थे। ये नहीं कि सैनिक का काम लड़ना है, बाकी खेती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उनका पूरा स्ट्रक्चर था, एक साथ लड़ने निकल कर। सर एफिशिएंट यूज ऑफ
टेरेन, टेरेन का मतलब है माउंटेन, जंगल, वाटर, जंगल, माउंटेन, फॉरेस्ट, जैसे मोगली टाइप निकल पड़े, फॉरेस्ट। अब तीसरा क्या है बताओ? दैट इज यूनिफाइड सोशल स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस रीजन, इसकी वजह से क्या होगा? देखिए कृष्णदेव राय ने क्या किया बताइए। अब आगे की बात देखो। विजयनगर सर्वाइव ड्यू टू पावरफुल लीडरशिप व्हाइल अहोम सर्वाइव ड्यू टू एफिशिएंट यूजर। बोलो बात समझ आ गई? विजयनगर इसलिए जीता क्योंकि उसकी लीडरशिप पावरफुल थी। अहोम इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने ट्रेन का ठीक से यूज किया। भील भी इसलिए। यूनिफाइड सोशल स्ट्रक्चर, एकीकृत सामाजिक प्रणाली। हाँ बोलिए। एक उनके चारों तरफ वो कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक वाली में बताता हूँ, ठीक है? अरावली तो यहाँ की है, वेस्टर्न घाट वहीं की। देखिए लिखो, दैट इज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय क्यों जीते बताइए? कृष्णदेव राय रूल्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप while Ahoms ruled due to efficient use of terrain. सही? अहोम ने क्या किया? Due to efficient use of terrain. terrain के लिए ऐसा हुआ। और also they involve every citizen for fighting for their जो उनका सोसाइटी है ना, they involve, यही तो लिखवा रहा हूँ। हर एक को बोल दिया तुमको जमीन मिलेगी लेकिन लड़ना पड़ेगा, सबको इन्वॉल्व कर लिया, सब यूनिफाइड हो गए। they involve every citizen, उन्होंने सैनिकों की कभी भर्ती ही नहीं की। they involved every citizen, that is compulsory, उनको क्या करना है? देश के लिए 3 साल अपना देना है। सिटीजन फॉर फाइटिंग, इस तरीके से उन्होंने काम किया। अब देखिए कल का टाइम जो भी लिखेंगे एक बार देख लेना, आज रात को देख लेना क्या टाइम। सर बस 11 बजे के बाद ही रखना। थैंक यू सर।